Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello and assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Khalid Mahmood Kiani. Today we will discuss the selection of the topic of research. कि रिसर्च के टॉपिक को हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं उसकी टेक्निक से हम बात करेंगे और ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द रिसर्च कि रिसर्च के अंदर अगर आप टॉपिक को सही सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके तमाम बाकी फेजेस जो रिसर्च के हैं वो डेफिनेटली आपके लिए स्मूथ और इजी हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी टेक्निक्स को, इसके एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक रिसर्चर के लिए। अगर आप रिसर्च ग्रेजुएट लेवल पे कर रहे हैं, एमएस एमफिल लेवल पे कर रहे हैं, पीएचडी लेवल पे कर रहे हैं, तो सेम टेक्निक है, सेम मेथडोलॉजी है, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड आज कर जाएं तो सबसे पहले जो रिसर्च टॉपिक की सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका बेसिक नॉलेज, बेसिक एरिया आपको क्लियर हो, क्लैरिटी हो, किसी से बोरो ना किया हुआ हो। आप सबसे पहले उस एरिए में रिसर्च की तरफ जाएं, उसको स्पेसिफिक करें जिसमें आपका ऑलरेडी नॉलेज हो, बैकग्राउंड हो, आपका एकेडमिक्स में इंटरेस्ट हो या आपने टीच किया हुआ हो, आपने कहीं से बहुत डिटेल के अंदर सुना हुआ हो, जिस चीज़ में आप खुद से जिस एरिया के अंदर पहले से आप काफ़ी कॉम्पिटेंट हो, उस एरिया को आप फोकस करें। उस एरिया में फिर जाकर सपोज एजुकेशन में टीचिंग मेथडोलॉजी है, करिकुलम है, ठीक है, एवेल्युएशन है, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग है, मॉनिटरिंग एवेल्युएशन है, ठीक है, अगर एजुकेशन की हम बात करें। इस तरह साइंसेस के अंदर भी बहुत से एरियाज़ हैं, ठीक है, उसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं, बहुत से चैप्टर्स हैं, बहुत से डोमेन्स हैं जिसके अंदर आपका नॉलेज होगा। तो सबसे पहले तो उस एरिया को आप पिक करें। जब आप एरिया पिक कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक उस प्रॉब्लम के क्लोज चले जाते हैं। क्लोज किस तरह जाते हैं कि आप उस एरिया के अंदर फिर सर्च आउट करना शुरू कर देते हैं कि आप किस स्पेसिफिक पॉइंट को बेस ऑफ द टॉपिक बनाएं। उसके लिए ज़रूरी है, फिर एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात यह है कि एक तो ऑलरेडी उस पर कोई रिसर्च मौजूद ना हो, सेकेंडली आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी उस तरह की चीज़ आपने ऑब्जर्व की हुई हो ऑलरेडी। आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, एकेडमिक लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उस टाइप का आपने कोई इस तरह का कोई एटीट्यूड, बिहेवियर या एक फिनोमेना ऑब्ज़र्व किया हुआ हो कि ये प्रॉब्लम वाकई एग्जिस्ट करती है, मैंने 4-5 साल जितना एजुकेशन हासिल किया है या प्रोफेशनल लाइफ गुजारी है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम लग रहा है, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। तो ये आपका माइंडसेट बहुत काम आता है, बजाय इसके जैसे मैंने पहले कहा आप बुक से किसी से उठा लें टॉपिक या किसी से पूछ के टॉपिक बना लें, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, आप खुद उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, कि आप उसका लिटरेचर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें जिस एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको फर्दर असिस्टेंस मिलेगी कि आप ये देखेंगे कि जो मेरा फेवरेट एरिया है उसके अंदर इन एस्पेक्ट्स के ऊपर तो बात हुई है, लेकिन जो मेरे ज़हन के अंदर एस्पेक्ट है, डायमेंशन है उस मेन एरिया की, उस पे बात अभी नहीं हुई या उस एंगल से नहीं हुई जिस एंगल से मैं एक प्रॉब्लम को, एक इशू को प्रैक्टिकल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में ऑब्जर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो डेफिनेटली आपका जो ये प्रोसेस जो है वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को सिर्फ सेलेक्ट करने में हेल्प नहीं करेगा, उसको प्रूव करने में लॉजिकली भी हेल्प करेगा, क्योंकि बैकग्राउंड आपके जहन में है, वर्किंग आपके जहन में है। तो फिर सेकंड फेज शुरू होता है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में। एक ये वर्कआउट करने के बाद एरिया, सब एरिया, स्पेसिफिक एरिया, एक सर्च करने के बाद आप फिर आते हैं एक टॉपिक बनाने में, एक स्टेटमेंट बनाने में। स्टेटमेंट जब किसी रिसर्च टॉपिक की बनाई जाती है तो उसमें एक दो चीज़ों को बड़ा इंपॉर्टेंट ज़हन में रखना पड़ता है। एक तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 24 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। ये ज़्यादा लेंथी और बहुत स्मार्ट टॉपिक नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्ट लेंथ टॉपिक नहीं होना चाहिए। तो 1.5 सेंटेंस उसका एक्सेप्टेबल है या मैक्सिमम 2 sentences but not more than 24 alphabets words। तो सेकेंडली ये कि आपके टॉपिक सेंटेंस के अंदर वेरिएबल्स का होना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट नो कि किस चीज़ का किस पे आप एक्शन देखना चाह रहे हैं, दैट मस्ट बी वेरी मच क्लियर।
अब दो टाइप के वेरिएबल्स को एक्सरसाइज किया जाता है नॉर्मली रिसर्च के अंदर, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका एक्शन आप देखना चाहते हैं किसी और के ऊपर, किसी और फैक्टर के ऊपर, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जिसके ऊपर आप एक्शन देखना चाहते हैं, जिस फैक्टर पे आप एक्शन देखना चाहते हैं, उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे फर्स्ट करें, हम एक इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ लाइफ के ऊपर, कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, तो इन्फ्लेशन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, क्या उसके ऊपर इफेक्ट है या नहीं है। इसी तरीके से आप आईसीटी का यूज़ जो है ना, उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं कि क्लासरूम परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की क्लासरूम परफॉर्मेंस के ऊपर उसका क्या असर है, क्या इफेक्ट है। तो आईसीटी की एप्लीकेशन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और क्लासरूम परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इस तरीके से आपके वेरिएबल्स जो हैं सेंटेंस के अंदर इंडिकेटेड हो, आपको पता हो कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है टॉपिक के अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल ये है टॉपिक के अंदर, तो तब आपको टॉपिक की क्लैरिटी होगी। बैकग्राउंड पे पहले आपने काम कर लिया फेज 1 में, उसके बाद वेरिएबल्स के अंदर उस टॉपिक को ले आना, ठीक है, वो आपकी अनदर सक्सेस होगी और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि टॉपिक की फॉर्मेशन मैंने खुद की है, इस पर वर्किंग मैंने खुद की है। अपने सुपरवाइजर को या कल डिफेंस करना हो तो आप यू विल बी वेरी मच ब्रेव टू डिफेंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड क्यूरीज अबाउट दैट। फिर दूसरा, तीसरी जो इसमें फैसिलिटी ये होती है कि टॉपिक किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो फिर आपको उस टॉपिक के बारे में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कंस्ट्रक्ट करना आसान हो जाता है। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में एक ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, आप डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में एक ऑब्जेक्टिव बना लेंगे और दोनों का कंपैरिजन इफेक्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, तो बड़ा इजी रहता है फिर सीक्वेंस उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन का, रिसर्च क्वेश्चंस का, ठीक है। और इसी तरीके से फिर आपका नेक्स्ट फेज जो है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स है, वो आप रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए या ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए आप इजीली उसी के अकॉर्डेंस जो है ना रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स भी आप डेवलप कर लेंगे। तो इस तरीके से आप फील कर रहे होंगे अगर रिसर्च टॉपिक को प्रॉपर तरीके से नेचुरली अपने इनबिल्ड माइंड के साथ, अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, रेलेवेंट मटेरियल के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, आपने अगर उसको ट्रेस किया है मेन एरिया को, सब एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को, और फिर उसको वेरिएबल्स के अंदर कन्वर्ट करके स्टेटमेंट आपने कंस्ट्रक्ट की है, एक स्टेटमेंट की है, दूसरी स्टेटमेंट रिफाइन कर सकते हैं आप उसको, ठीक है, लेकिन आप रहें उसी जगह पे जिस पे आपने वर्किंग की हुई है, जिस एरिया में आपने वर्किंग की हुई है। और इसी तरीके से फिर आपका जो नेक्स्ट फेज है जिसे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन, रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, ये सारा फिर उसी स्टेटमेंट के ही रोशनी में आप सारी कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं, तो आपका रिसर्च प्रोसेस आगे शुरू हो जाता है। इवन आप मेजर किस तरह करेंगे उन वेरिएबल्स को, यानी स्टैटिस्टिक्स कौन सा यूज़ करेंगे, वो भी आपको क्लियर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आईसीटी को कैसे आईसीटी को कैसे मेजर करना है, उसके लिए क्या मैं रेटिंग स्केल या उसके बाद उसके ऊपर कौन सा फार्मूला स्टैटिस्टिक्स का लगाऊंगा या लगाऊंगी कि उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और परफॉर्मेंस किस तरह स्टूडेंट्स की मेजर होगी, किन किन तरीके से, किस मेथड से उसके रिजल्ट्स लेने हैं या उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना है बिफोर एंड आफ्टर यूज़ ऑफ आईसीटी, लाइक दिस। फिर आपके जो इंस्ट्रूमेंटेशन प्लस स्टैटिस्टिक्स साथ साथ आपके फ्लैश माइंड में फ्लैश होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। आई थिंक आपने रियलाइज़ किया होगा कि आप जब टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं तो आपको बड़ी थॉरो थिंकिंग करनी पड़ती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, ठीक है, रेलेवेंट मटेरियल, अपना एक्सपीरियंस उसमें डालना पड़ता है, अपनी इनपुट को खुल के एक्सपोज करना पड़ता है, और उसके बाद उनको वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके एक स्टेटमेंट की फॉर्मेशन में लाना पड़ता है, और उसके बाद बाकी तमाम जो स्टैटिस्टिक्स के फेजेस हैं या स्टेप्स हैं वो आपके साथ साथ इंटरलिंक हो जाते हैं। तो ये एक हमने आज ब्रीफ सा एक डिस्कशन इसके ऊपर की, और आई होप सो कि आपको टॉपिक की डिस्कशन जो है और टॉपिक की सिलेक्शन का जो प्रोसेस है रिसर्च का, वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक क्लियर होगा। और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो रिसर्च पैराडाइम है कि वो क्या होता है,
کہ کون سا ریسرچ پیراڈم آپ کو سلیکٹ کرنا چاہیے آگے ریسرچ کے پروسیس کو آگے پروسیڈ کرنے کے لیے، اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.